अब यहाँ पे उल्टा करके पूछा है, देखो सीबीएसई भी स्मार्ट हो रहा है, वो कह रहा है कि भैया सिर्फ सीधा सीधा सवाल नहीं देंगे हम, बच्चे का देखना चाहते हैं कि रट रहा है क्या, 1/10 डिवाइड किए जा रहा है, उसको कॉन्सेप्ट समझ आया है नहीं आया है। तो इसीलिए उन्होंने क्या पूछा, अब ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, जब पेपर में आएगा ना तो देखना क्या पूछा गया और क्या दिया गया है। ओजोन, हम तो बचपन से ही बात पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, किससे, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन से, जो बहुत ही खतरनाक होती है। तो बच्चों, हाउस द जोश, कैसी चल रही है एग्जाम्स की तैयारी? कॉन्फिडेंस आ रहा है धूम मचाने का एग्जाम्स में या नहीं? देखो, अगर नहीं आ रहा तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम किस लिए हैं, हम दिलवाएंगे वो कॉन्फिडेंस। पूरे साल कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन एंड में पेपर्स में धूम मचाने का जो कॉन्फिडेंस आता है वो आता है एक ही चीज से, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और यही करते हैं हम एक्स्ट्रा मार्क्स के सेशन में। कहोगे मैम आप बार बार यही कहते रहते हो कि प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बेटा, एक्सपीरियंस है, लोगे तो फायदे में ही रहोगे, ठीक है? तो आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो चैप्टर है बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दिखाऊंगी वो भी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। इसके अलावा हम क्योंकि इस अर्थ पे रहते हैं तो इस अर्थ की तरफ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये चैप्टर आपको लाइफ का भी बहुत ही जरूरी लेसन देता है। आज हम पढ़ेंगे आर एनवायरमेंट चैप्टर की। तो आर एनवायरमेंट चैप्टर जो है बेटा बहुत ही जरूरी चैप्टर है। अभी आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाती हूँ, 2025 में तो बहुत क्वेश्चन आए हैं इससे, 1 नंबर क्या, 2 नंबर क्या, 3 नंबर क्या। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या हमारे टॉपिक्स इसमें हम रिवाइज करेंगे आज। तो प्रोसेस वही है, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी हर टॉपिक से, जिससे आपके प्रीवाई क्यू आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, वो कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। लेकिन बात सिर्फ मेरे क्वेश्चन कराने से नहीं चलेगी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ आपको भी क्वेश्चंस करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके वहाँ पे आपको मिल जाएगा टैप एंड टेस्ट का लिंक। वहाँ जाके पूरे जो बाकी क्वेश्चंस है, इसका जो पूरा टेस्ट बनाया है आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया है, तो वो जाके आपको करना है, ठीक है? तो चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या है। इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स जो हैं हम इसमें करेंगे। उसके साथ साथ फूड चेन, फूड वेब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है, मैं गारंटी से कह रही हूँ इस साल भी आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद ट्रॉफिक लेवल में, जिसमें 10% लॉ बायोमैग्निफिकेशन, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बायोमैग्निफिकेशन से तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ 23, 24, 25 तीनों साल में हमें देखने को मिला है। ऐसे ही ओजोन डिप्लीशन पे भी। गार्बेज मैनेजमेंट में अभी 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, बट इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है 2-3 साल नहीं आए, इस साल आ जाए, तो इसको छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है? तो अभी हम करते हैं पहले, देखो इकोसिस्टम से हमारे को क्वेश्चन देखने को मिला है 2023 में, फूड चेन, फूड वेब में देखो दोनों साल 24-25 में मिला है। ट्रॉफिक लेवल में 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला है, 10% लॉ में भी। देखो बायोमैग्निफिकेशन में जैसे बता रही थी, तीनों साल हमको क्वेश्चन देखने को मिला है। और फिर ओजोन डिप्लीशन से भी हमें कंटिन्यूसली क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हमें इसीलिए ये सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन जो है इकोसिस्टम से है हमारा। विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ इकोसिस्टम सेलेक्ट द ऑड वन आउट, ए पॉन्ड, बी फॉरेस्ट, सी लेक एंड डी क्रॉप फील्ड। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि भाई इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम वैसे तो बायो का वर्ड है, बट इन जनरल भी इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, एक सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो 2 तरह के इसके कंपोनेंट्स हैं, आपने पढ़ा ही है सबने, दैट इज क्या है वो, बायोटिक। बायो का हमेशा मतलब होता है बेटा लिविंग, ठीक है? तो बायो वर्ड जहां देखोगे लिविंग की बात हो रही है, तो लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और ए बायोटिक उसका उल्टा हो गया, ए बायोटिक क्या हो गया बेटा, वो हो गया नॉन लिविंग। तो ए लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये इकोसिस्टम जो है हम उसको 2 भाग में डाल सकते हैं, वो क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो नेचर ने हमें दिया है, जो इस अर्थ ने हमें दिया है। नेचुरल में क्या हो गया, आपका जो फॉरेस्ट है वो एक इकोसिस्टम है, ठीक है? ओशन जो है वो एक इकोसिस्टम है। पॉन्ड, क्योंकि देखो लिविंग प्लांट्स है, एनिमल्स है, पानी जो है वो नॉन लिविंग है, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स है फॉरेस्ट में, सॉइल है, और क्या बोलते हैं, एयर है, वाटर है, ये सारी चीजें क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, है ना? तो पॉन्ड, ये सब हो गए आपके नेचुरल, जो नेचर ने हमें दिया है। अब आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल में क्या आएगा, आपका क्रॉप फील्ड, जो आपकी खेत होते हैं वो तो इंसान ने बनाया है ना,
वो तो नेचर से नहीं मिले, इंसान पूरा उसमें मेहनत करता है, जो हमारे किसान होते हैं जो पहले सॉइल की पूरी तैयारी करते हैं, सारा जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो क्रॉप फील्ड जो है वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। साथ साथ एक्वेरियम आप बोल सकते हो, जो हम एक ओशन की कॉपी करके, बिल्कुल ओशन तो बहुत ही वास्ट है हमारा, एक कॉपी करके एक्वेरियम हम बनाते हैं। तो अब इस ऑप्शन में हमें ऑड वन देखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉन्ड, लेक और फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम्स है, नेचुरल नेचर के दिए गए। क्रॉप फील्ड जो है वो मैन मेड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया इसमें, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा एजर्शन रीजन का है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बोला है, आपके सीबीएसई में, आपके बोर्ड्स में एजर्शन रीजन के सवाल आते ही आते हैं, तो उनको हम जरूर प्रैक्टिस करते हैं। कुछ मैं कराऊंगी, कुछ आपको करने हैं टैप एंड टेस्ट में, वहां पे और भी आपको सवाल मिलेंगे एजर्शन रीजन के, तो वो प्रैक्टिस करने हैं। चलो इस सवाल को देखते हैं। तो इसमें क्या है, एजर्शन जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे आर केपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी। प्रोड्यूसर्स लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सन की लाइट एनर्जी का, अपना खाना बनाने के लिए एक इकोसिस्टम के अंदर। और उसकी रीजन क्या दे रहा है कि जितना भी फूड चेन है इकोसिस्टम में वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होता है। तो अब पहले समझ लेते हैं प्रोड्यूसर क्या है। नाम से हमें समझ आ रहा है प्रोड्यूसर जो बनाता है, ठीक है। तो अगर हम इस नेचर की बात करेंगे, बनाता कौन खाना बनाता है, किसके अंदर ये क्षमता है कि वो अपना खाना खुद बना सके, इस क्षमता को बेसिकली हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स खुद से खाना कौन बनाता है, हमारे प्लांट्स बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। तो प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, पानी को इस्तेमाल करते हैं, लाइट एनर्जी को, सन की लाइट एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। कौन बनाता है जी, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे बनाता है, ठीक है। ये बात तो हम सब पढ़ चुके हैं। तो अब ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या है कि एक लीनियर, एक सीधा सीधा लाइन जा रही है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा उसको खाता है, तीसरे को, तो ऐसे लाइन चलती है। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं फूड चेन का। फूड चेन शुरुआत जो होगी वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से होगी ना जो खाना खुद बना सके, कहीं से तो शुरुआत हो रही है। तो प्लांट से हमने मान लो ग्रास ले लिया, ठीक है। ग्रास को कौन खाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रास हॉपर ले लेते हैं हम, ठीक है। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, ग्रास हॉपर को खा लिया जी फ्रॉग ने। तो ये हमारी एक फूड चेन हो गई। अब इसमें शुरुआत हमेशा प्रोड्यूसर से होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर ही तो खाना बनाएगा। अब ग्रास हॉपर का खाना हो गया ग्रास, और ग्रास हॉपर किसका खाना हो गया, फ्रॉग को। फ्रॉग को भी आगे कोई खा सकता है, मान लो स्नेक ने उसको खा लिया। तो ये आपकी फूड चेन हो जाती है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि कोई ना कोई इंसान, कोई इंसान तो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई जो भी ऑर्गेनिज्म है इस पूरे अर्थ पे, किसी ना किसी का खाना है, तो कि एनर्जी जो है पास ऑन होती रहती है। लेकिन शुरुआत हमेशा किससे होती है, ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर से। ग्रीन प्लांट है, कहीं पे ग्रीन एल्गे है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बना सकते हैं और सारी फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन रीजन इसका सही इसको नहीं जस्टिफाई कर रहा है। हालांकि अगर हम उल्टी बात लिख देते ना, अगर इस रीजन को एजर्शन बना देते कि सारी फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर के अंदर क्षमता है कि वो अपना खाना खुद बना सके, तब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। लेकिन अभी उल्टा लिखा है। दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि प्रोड्यूसर्स खाना खुद बना लेते हैं, क्योंकि वो फूड चेन में पहला शुरुआत होती है उनसे। तो उल्टी बात लिखी हुई है ना। अगर ये एजर्शन होता, ये रीजन होता, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि एजर्शन रीजन दोनों बिल्कुल सही जो एक्सप्लेनेशन बात है, लेकिन जो रीजन है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा फूड वेब से आया हुआ है।
ये भी देखो assertion reason क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक और करवा के दिखा रही हूँ, आपको बाकी टैप एंड टेस्ट में करने हैं। तो क्या है assertion कि फूड वेब जो होता है वो नेटवर्क होता है सेवरल फूड चेन्स का एक इकोसिस्टम के अंदर, और रीजन ये कह रहा है कि फूड वेब जो है वो स्टेबिलिटी को कम करता है इकोसिस्टम के अंदर। तो पहले हमें फूड वेब समझना होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फूड चेन का एक हमने एग्जांपल लिया, ऐसे इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन चलती है, लेकिन फूड चेन जो है ना वो बड़ा आइडियल सा कॉन्सेप्ट है। रियल में क्या होता है, अगर हम असल में देखेंगे, असल में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फूड चेन का पार्ट हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि ग्रास हॉपर को सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा, ग्रास हॉपर किसी और का भी खाना हो सकता है। सिमिलरली अगर हम देखिए फ्रॉग जो है, जरूरी थोड़ी है स्नेक उसको खाएगा, उसको कोई और भी खा सकता है। तो इसीलिए रियलिटी में अगर आप सही में देखोगे तो जो फूड चेन नहीं एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती, क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं, और ये जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं इनको हम बोलते हैं फूड वेब। तो सारी फूड चेन्स कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, उनका एक नेटवर्क है आपस में, और उसी को हम फूड वेब कहते हैं। और ये फूड वेब स्टेबिलिटी देता है इकोसिस्टम को, चेक में रखता है। मान लो कि अगर आपने किसी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो जो जिसको खाता होगा उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि उसको खाने वाला बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर फूड वेब नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एक इम्बैलेंस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती है, और इसी को हम फूड वेब कहते हैं, जो स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है इकोसिस्टम में। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एजर्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन हमारा फॉल्स है। डिक्रीज नहीं करता फूड वेब स्टेबिलिटी, इंक्रीज करता है। ठीक है, चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फूड चेन से है, बड़ा ही जरूरी सवाल है ये। देखो इसमें जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अभी हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ा होगा आप सबने पहले से, 10% लॉ, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। इस पे सवाल आता ही है। इस पे ना दो तरीके के सवाल है, अभी एक सवाल मैं आपको कराऊंगी, एक और कराऊंगी, बड़ा ही जरूरी सवाल है, इसको ध्यान से समझेंगे सब लोग। तो फूड चेन will be more advantageous in terms of energy if it has। अब देखो सवाल को अच्छे से समझो, देखिए घबराना नहीं है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक फूड चेन, कैसी फूड चेन जो है ज्यादा सही रहेगी, ज्यादा फायदेमंद रहेगी, अगर हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं, कितने ट्रॉफिक लेवल्स उसमें होंगे, तब 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। पहली बात तो हमें ट्रॉफिक लेवल समझना है। ट्रॉफिक लेवल क्या है, जैसे हमने बात करी थी ना कि ग्रास है, फिर उसको जो है ग्रास हॉपर ने खा लिया है, ग्रास हॉपर को जो है फिर फ्रॉग खा लेगा। तो ये जो हर ऑर्गेनिज्म का लेवल है, इसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर जो है वो एक लेवल हो गया, प्रोड्यूसर को जो खाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, वो दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। फिर उसको जिसने नेक्स्ट खाया ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। ठीक है, अब एनर्जी को समझते हैं, तब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। देखो जो एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम में, फूड चेन से जो एनर्जी पास ऑन हो रही है, पहली बात उसका यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। मतलब कि अगर कहानी स्टार्ट हुई प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर ने एनर्जी दी प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर ने दी सेकेंडरी कंज्यूमर को, फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये एनर्जी हमेशा ऐसे ही जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, उल्टा नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा है, जरूरी हमें याद रखना है कि एनर्जी जो आपकी जाती है अगले ट्रॉफिक लेवल पे, वो सिर्फ 10% जाती है। बाकी की 90% जो एनर्जी होती है वो हीट की तरह या तो लॉस हो जाती है, या फिर देखो अब इस, और ये प्रोड्यूसर ने खाना बना रहे हैं, जो भी इन्होंने एनर्जी इसको दी आगे, ये कुछ अपने लिए भी तो रखेंगे, ये अपना प्रोसेस कर रहे हैं। हर ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोसेस करता है उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो वो काफ़ी सारी एनर्जी तो उसके अपने प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है, काफ़ी सारी जो है हीट की तरह रिलीज हो जाती है, सिर्फ 10% ही आगे जा पाती है। तो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो 10% लॉ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसको दो बातें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात, एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है,
उल्टी सीधी नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल पे पहुंच पाती है। अगर यहाँ पे 1000 जूल्स है तो नेक्स्ट वाले पे कितनी जाएगी, अगले में कितनी जाएगी, इसका 10% कितना हो गया, सिंपल 1/10 कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 100 जूल जाएगी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 100 जूल हो गया, इसका 1/10 हम करते हैं अगर 1/10 तो कितना हो जाता है, 10 जूल हो जाता है, फिर इसके बाद 1 जूल हो जाएगा, फिर 0.1 हो जाएगा, ऐसे तो एनर्जी कम होती गई, है ना। तो इसीलिए एक ट्रॉफिक लेवल ज्यादा से ज्यादा 3 या हद मान लो बहुत ही ज्यादा एनर्जी बन गई तो 4 ट्रॉफिक लेवल तक सरवाइव कर सकता है, इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हो ही नहीं पाएंगे। ये आपका सवाल क्वेश्चन जो ये वाला जो सवाल है ये कई बारी आया है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें क्या आंसर देखेंगे, 2 ट्रॉफिक लेवल। फायदेमंद तो यही रहेगा ना कि दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो है खूब एनर्जी रहेगी, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। तो फायदेमंद फूड चेन कौन सी होगी, जिसमें जितने कम ट्रॉफिक लेवल होंगे। तो ये हमें समझ के चलना है, बहुत ही जरूरी ये आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही वाला, देखो ये भी आपका 2025 में आया है, वही 10% लॉ, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है। तो अब हम कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं, लेकिन अब देखो इसमें क्या होता है, 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है। या तो इसमें आपको ये पहले वाले ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी बता देंगे, मान लो प्रोड्यूसर की बता दी कि प्रोड्यूसर के पास 100 या 1000 जूल है, तो जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होगा या थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा उस पर कितनी एनर्जी होगी, तो आप बता दो कि भाई सेकेंड वाला जो है उस पर 100 होगा, तीसरे वाले पे 10 होगा। अब यहाँ पे उल्टा करके पूछा है, देखो सीबीएसई भी स्मार्ट हो रहा है, वो कह रहा है कि भैया सिर्फ सीधा सीधा सवाल नहीं देंगे हम, बच्चे का देखना चाहते हैं कि रट रहा है क्या, 1/10 डिवाइड किए जा रहा है, उसको कॉन्सेप्ट समझ आया है नहीं आया है। तो इसीलिए उन्होंने क्या पूछा, अब ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, जब पेपर में आएगा ना तो देखना क्या पूछा गया और क्या दिया गया है। तो इस सवाल में देखो क्या बोल रहा है, ये आपको ट्रॉफिक लेवल जो है दे दिए एक फूड चेन के अंदर, ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पहले तो ट्रॉफिक लेवल्स लिख लेना, ठीक है। ये सवाल में सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल्स लिख लेने हैं। अब ये बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे, यानी फ्रॉग वाले लेवल पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है, आपकी 50 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है। तो अब ये बोल रहा है कि प्रोड्यूसर वाले लेवल के पास कितनी थी, तो उल्टा जाना पड़ेगा। तो कितना होगा, देखो ये दूसरे वाले का हम 1/10 करते हैं ना, 1/10 करते हैं इसमें, तो इसमें हमें बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 500 जूल हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले वाले के बाद एक और आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5000 किलो जूल। समझ में आया। तो 10% लॉ वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। हमें ग्रास हॉपर, फ्रॉग, अगर ये स्नेक का पूछ लेता तो स्नेक का भी हम बता सकते थे, बहुत आसान है। हमें इसका दिया हुआ है और इसका पूछा है, तो अगर हम अगला निकालने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ का 50 से 5 किलो जूल हो जाएगा, तो पहले वाला निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ये हो जाएगा 500 किलो जूल और ये हो जाएगा 5000 किलो जूल। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको बस समझ लेना है। तो कैसे भी नंबर आपको दे देंगे, कोई भी डिजिट दे देंगे, आप बहुत आसानी से सवाल निकाल लोगे, है ना। चलो, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5000 किलो जूल्स। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैंने बताया था बायोलॉजिकल जो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसी पे आपका ये सवाल है। तो इसमें आपको 4 जो है स्टेटमेंट दिए, आपको सीक्वेंस में इनको लगाना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्या कह रहा है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स एक्यूमुलेट्स इन ह्यूमन बॉडी। दूसरा कह रहा है अपटेक ऑफ केमिकल्स बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरा है वाटर पोल्यूशन बाय हार्मफुल केमिकल्स। चौथा प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। तो इसके लिए हमें पहले बायोमैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, फिर हम इसका सीक्वेंस समझेंगे। तो बायोमैग्निफिकेशन का क्या है, जैसे एनर्जी में हमने क्या देखा कि एनर्जी घटती जा रही है ना, एक सिर्फ 10% जो है आगे पास ऑन होती है।
बायोमैग्निफिकेशन कहता है मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन ग्लास होता है ना, मैग्नीफाई मतलब बढ़ना, बायो मतलब लिविंग। हर ट्रॉफिक लेवल पे जो केमिकल होता है एक ट्रॉफिक लेवल से अगले पे जब जाएगा तो वो बढ़ता चला जाएगा। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर एक बारी एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में ऐड हो गए तो वो रिमूव नहीं हो पाते। तो जब उनको दूसरा ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसके अंदर वो टॉक्सिन ऐड ऑन होते चले जाते हैं, मैग्नीफाई होता चला जाता है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या कहता है? एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। क्या इकट्ठा हो रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचुरली मतलब बायो जो लिविंग और जैसे डीकम्पोजर्स हो गए, बैक्टीरिया, फंगस, इनके खाने से सड़े गली चीजें जो है वो नेचुरली डिस्ट्रॉय हो सकती है, खत्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नहीं हो सकते, प्लास्टिक है जैसे, और भी कई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो खत्म नहीं होते हैं। तो ये जो टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं अगर एक ट्रॉफिक लेवल पे आ गए तो वो अगले पे फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तीसरे पे, पहले, दूसरे, तीसरे और इकट्ठा होता जाएगा। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे देखो, और पानी में, और इनकी शुरुआत देखो कहाँ से होती है? हमेशा पानी से, क्योंकि जो फर्टिलाइजर आप यूज करते हो, पेस्टिसाइड आप यूज करते हो, वो सॉइल में देते हो, वो अंडरग्राउंड पानी में जाता है, या फिर जो आसपास की जो वाटर बॉडीज होती है, जो नदियां होती हैं, जो भी आसपास का है उसमें चला जाता है। तो पानी से शुरुआत हुई। पानी में आपका इतना, एक हमने टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया DDT, वो इतना था, ठीक है। अब उसको एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, जू प्लैंक्टन, उसमें बढ़ गया, फिर इसका इसमें आ गया, उसको एक स्मॉल फिश ने खाया, फिर उसको एक लार्ज फिश ने खाया, उसमें और आ गया। तो आप देख रहे हो, तो फिश ईटिंग बर्ड, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है, एनर्जी क्या हो रही थी? घट रही थी, टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है? बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बायोमैग्निफिकेशन है, अब हमें समझ आ गया, शुरुआत होती है पानी से। तो अब सीक्वेंस देखो, सबसे पहले हमारा कहां से शुरुआत होगा? वाटर पोल्यूशन से, हार्मफुल सब्सटेंसेस पानी में गए, तो थर्ड सबसे पहले। दूसरा क्या होगा हमारा? ये केमिकल एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर चले गए, वो पानी उनके अंदर जा रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा? इसके बाद जो है ये प्रोग्रेसिव धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर। तो प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन होगा केमिकल्स का हर ऑर्गेनिज्म पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे। फिर उसके बाद फाइनली अगर आप देखोगे लास्ट में क्या आ रहा है, अब वो जो हमने फिश देखी थी, फिश ईटिंग बर्ड था, मान लो उसको एक इंसान ने खा लिया, तो लास्ट में ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर सबसे ज्यादा केमिकल दिखने को मिलेंगे। तो जो भी आखिरी ट्रॉफिक लेवल होगा उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा केमिकल दिखने को मिलेंगे। इसीलिए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, बेसिकली 3, 2, 4, 1, दैट इज हमारा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओजोन पे, बहुत जरूरी है, 2 सवाल दिखाऊंगी ओजोन पे आपको, ओजोन क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वही 2 मैं यहाँ दिखा रही हूँ, बाकी सवाल आपको टैप एंड टेस्ट में करने हैं, वही लिंक में दिया है। क्योंकि मैं वही बात आपको बार बार बोलूंगी, मेरे कुछ क्वेश्चन कराने से काम नहीं बनेगा, आपको जाके प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस लाना है ना बोर्ड्स में और एग्जाम्स में धूम मचाने का। तो वो धूम कैसे मचाएंगे हम? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से। और जैसे अभी यहाँ पे कुछ हो सकता है शब्द, वर्ड्स हैं जो आपको ना समझ आए, तो आप ऐप पे जाकर जो है आस्क इट का फीचर मैंने पहले भी आपको बताया, नहीं समझ आता ना, बहुत आसान है, उस वर्ड को डालो, आपको उसका पूरा मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा वहाँ, ठीक है। चलो ओजोन पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे बोला गया है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो बहुत ईजी है, करते हुए चलते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं ओजोन एक पॉइजनस गैस है। बिल्कुल, ओजोन एक पॉइजनस गैस है। ओजोन जो है O3 जो गैस होती है, अभी देखते हैं कैसे प्रिपेयर होती है। O3 गैस है, बिल्कुल पॉइजनस गैस है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट है ओजोन शील्ड करती है अर्थ के सरफेस को फ्रॉम इंफ्रारेड रेडिएशन। ये बात गलत है। ओजोन, हम तो बचपन से ही बात पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन अर्थ को प्रोटेक्ट करती है किससे? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन से, जो बहुत ही खतरनाक होती है, ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर कर सकती है, आईज को डैमेज कर सकती है, बहुत खतरनाक रेज होती हैं ये, तो उससे प्रोटेक्ट करता है ओजोन। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल सही है। ओजोन कैसे प्रिपेयर होता है? देखो, ओजोन प्रिपेयर होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे जब यूवी रेडिएशंस एक्ट करती हैं तो 2 अनस्टेबल के, इसको नेसेंट ऑक्सीजन
ऑक्सीजन हम कहते हैं। दो अनस्टेबल अलग अलग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बहुत ही अनस्टेबल क्यों बोल रही हूँ, तुरंत जाके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके O3 ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है कि ये प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन है, ये बात बिल्कुल सही है। चौथी बात क्या है कि लोअर लेवल पे अर्थ एटमॉस्फेयर के ओजोन हमें एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, नहीं ये बात सही नहीं है। ओजोन कहाँ फॉर्म होती है बच्चों, याद रखना 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर होती है, ये लोअर लेवल पे नहीं है, ऊपर होती है, वहां पे आपका ओजोन बनता है। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लोअर लेवल पे प्रोटेक्शन नहीं, हायर लेवल पे होता है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। फर्स्ट ये ए और सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर से एक एजर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि ये भी PYQ आपका कितने एजर्शन रीजन के सवाल आने लगे हैं, तो ये हमको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो क्या है एजर्शन स्टेटमेंट कि ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट, मतलब आपने सुना होगा ना ओजोन होल कह रहे हैं, ये लेयर जो है हट रही है, उसकी परत जो है वो हट रही है, किसकी वजह से, कुछ सब्सटेंसेस जिनको हम बोलते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम बोलते हैं ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन की लेयर की परत को हटाते हैं। रीजन क्या है, जो फ्लोरीन होता है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वो बाइंड करता है ओजोन मॉलिक्यूल से और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। देखो पहली बात तो बिल्कुल सही है, ये जो CFCs होते हैं आपके, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होते हैं और एरोसोल स्प्रे होते हैं, उनके अंदर से ये निकलते हैं। हालांकि एक प्रोटोकॉल पास हुआ है, आपकी बुक में भी दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो पास हुआ था काफी साल पहले, जिसने इनका प्रोडक्शन बहुत ही कम करा दिया। तो जो भी अब रेफ्रिजरेटर आते हैं वो ये सब्सटेंसेस रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कब ओजोन में अब जो है डिप्लीशन जो है वो कम भी हुआ है, आपने सुना भी होगा कि ओजोन जो है अब ठीक हो रही है, हील हो रही है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है बिल्कुल ये डिप्लीट करते हैं ओजोन को, जिसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे पहुंचती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसने कॉज करी है। लेकिन ये कहना कि जो फ्लोरीन है वो ओजोन से बाइंड करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। ये फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, कुछ और भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स ये रिलीज होते हैं। ये क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन को तोड़ते हैं, बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है एरोसोल स्प्रेज और रेफ्रिजरेटिंग जो इक्विपमेंट होते हैं उनसे रिलीज होते हैं CFCs, और ये ओजोन को तोड़ते हैं बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। इसीलिए हमारा एजर्शन रेज जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, बट रीजन स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हमने आज आर एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, बट ये प्रैक्टिस अकेले मेरे आपको कराने से नहीं होगा। देखो पेपर आपका है, आपको अच्छे से जाके परफॉर्म करना है, तो वो कैसे हो सकता है बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसीलिए इस चैप्टर का टैप एंड टेस्ट जो है, आपको जो फीचर है इस डिस्क्रिप्शन में जाके उसको करना है। कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो कमेंट में हमें बताना है। कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है, उस समस्या को समाधान करने के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके लिए पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। समस्या तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे और भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर का रिविजन करेंगे, तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा ना वीडियो के बारे में। तो जो भी प्रॉब्लम है वो आके हमें बतानी है, हम आपकी सर्विस में हाजिर हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।